नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज की कहानी। श्यामा प्रसाद ऑफिस जाते हुए अपनी 5 साल की लाडली मीरा के गाल को चूमे बिना नहीं जाते थे, चाहे उन्हें ऑफिस जाने की जल्दी हो या और कोई भी महत्वपूर्ण काम हो। कितनी भी जल्दी में रहते हों, लेकिन अपनी नन्ही परी मीरा को जब तक अपने हाथों से उसके सिर को सहला नहीं लेते, उसे चूम नहीं लेते, वे घर से बाहर नहीं जाते थे। मीरा की माँ शकुंतला देवी अपने पति और बेटी के प्यार को देखकर बहुत खुश हो जाती। वह अपने पति के सामने तो उनकी तारीफ नहीं करती थी, लेकिन वह 4 लोगों के बीच में जब भी बैठ जाती, अपने पति के गुणगान करती नहीं थकती थी। मीरा अपने माता पिता की लाडली थी। वह जिस भी वस्तु पर हाथ रख दे, समझो वह उसी का हो जाता था, चाहे वह कितना भी कीमती हो। भले ही उस वस्तु का मीरा के लिए कोई उपयोग भी न हो, लेकिन उसकी हर फरमाइश पूरी की जाती थी। मीरा को अपने शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाया गया। वह कॉलेज भी जाती तो ऐसा लगता जैसे किसी फंक्शन में जा रही हो। इतना सब रहते हुए भी मीरा को घमंड नहीं था। वह एक सहज और निष्कपट लड़की थी। वह कभी किसी की बातों का बुरा नहीं मानती थी। बस थोड़ी अल्हड़ और मस्त मौला किस्म की लड़की थी। अब मीरा शादी के लायक हो गई तो उसके पापा ने ऐसे परिवार में अपनी बेटी के लिए उसका वर ढूंढा जहां उसके सास ससुर मीरा को समझ सके। मीरा को उसके माँ बाप ने दहेज में उसके ससुराल वालों के मना करने पर भी सब कुछ दिए, क्योंकि मीरा उनकी इकलौती संतान जो थी। मीरा देखने में तो हूर की परी लगती थी। उसका रूप रंग देखकर गांव वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार और यहाँ तक कि घर वाले भी उस पर फिदा थे। मीरा की सास रमा जी बहुत ही संस्कारी और सुलझी हुई महिला थी। मीरा के बर्ताव से वह समझ गई थी कि मीरा सुंदर तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसका मन भी बच्चों के मन की तरह निश्चल है। उसे संस्कार सिखाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मीरा अब अपने सास ससुर और पति के साथ रहने लगी। वैसे तो मीरा की माँ ने भी उसे समझाया था कि बेटी, जिस माहौल में तुम अपने माँ बाप के घर में रह रही हो, वही माहौल ससुराल में भी मिले यह जरूरी नहीं है। इसलिए तुम्हें वहाँ के तौर तरीके के अनुरूप काम करना पड़ेगा, उसी परिवेश में ढलना होगा। यह बात मीरा को याद थी, इसलिए वह अपनी नादानी में अंकुश लगाने की कोशिश करती रहती, लेकिन वह अपने भोलेपन के कारण नादानियाँ कर ही बैठती, जिससे उसकी सास ताने मारने में पीछे नहीं रहती थी। शुरू में तो मीरा को ऐसा लगता था जैसे वह किसी के घर गई है और 2-4 दिन रहने के बाद बोर हो जाने पर अपने मायके चली जाएगी, लेकिन मीरा के साथ वैसा नहीं हुआ। तब तो सास समय समय पर उसे सारे काम करने का हुक्म देती। मीरा का मन काम करने का नहीं भी रहता, फिर भी सास के डर के कारण बेचारी लगी रहती। मीरा चाहे जितनी कोशिश करती उस काम को अच्छे से अच्छा करने की, लेकिन सास उससे किसी न किसी बात से नाराज हो ही जाती, जिससे मीरा उस काम को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करती। मीरा के साथ ऐसा व्यवहार करना रमा जी को अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन बहू को जिम्मेदारी का एहसास कराना भी तो उन्हीं की जिम्मेदारी थी। इसलिए मजबूरन उन्हें अपनी बहू के साथ सख्त होना पड़ता था। एक दिन रमा जी ने कहा, बहू, कल तुम्हारे दादा ससुर की बरसी है। 7 ब्राह्मणों को भोज कराना है और पास पड़ोस के लोग और नाते रिश्तेदार लोग भी आएंगे। इसलिए ध्यान रहे, हर काम सही ढंग से और सही समय पर होने चाहिए। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और भोजन की तैयारी में जुट गई। एक दिन पहले ही सारे काम अपनी सास से पूछ कर देर रात तक करती रही। दूसरे दिन सुबह से उठकर जल्दी नहा धोकर नौकरों के साथ रसोई में काम करने लग गई। सास बोली, बहू, चाय लेकर आओ। मीरा ने दौड़कर चाय ले जाकर अपनी सास को दिया। सास ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली और कहा, क्यों, तुझे इतना भी पता नहीं है क्या कि चाय के पहले मैं पानी पीती हूँ? मीरा ने दौड़कर पानी लाया। सास बोली, बहू, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं गर्म पानी पीती हूँ। मीरा ने सास को कोई जवाब नहीं दिया और पानी गर्म करके लाई।
गर्म पानी का गिलास पकड़ते ही सास भड़क गई और बोली, क्या इतने गर्म पानी से जलाकर मुझे मार डालना चाहती है? मीरा ने पानी को एक थाली में डाला और ठंडा किया। जब उसने अपनी सास को वह पानी दिया तो सास बोली, इतना ठंडा पानी लाई है बहू? ताकि मैं बीमार पड़ जाऊं? ताकि तुझे बोलने वाला कोई नहीं रहेगा? इतना तंग करने के बावजूद भी मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो सास खींच कर चुप हो गई। अब नौकर मीरा को मसाले, दाल, तेल या चावल के बारे में पूछते, उधर पंडित जी पूजा का सामान के लिए बार बार पुकारते, इधर से उधर और उधर से इधर दौड़ दौड़ कर सारे काम करती। बहू की हालत देखकर सास के मन में दुख तो जरूर होता, लेकिन क्या करे, बहू को सारी जवाबदारी सिखाना भी तो जरूरी था। सो वह दिल में पत्थर रखकर बहू से सारे काम करवाती रही। पूजा पाठ समाप्त होने के बाद अब खाने की बारी आई। सास बोली, बहू भोजन तैयार हुआ या नहीं? आज हमें भूखे मारने का इरादा तो नहीं है? बहू ने कहा, जी माँ जी, खाना तैयार है, अभी लगवाती हूँ। सास तुनक कर बोली, जितनी देर बातें करने में समय लगाती हो ना, उतनी ही समय भोजन परोसने या रसोई के दूसरे कामों में लगाती तो मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। बहू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप रसोई में जाकर सभी ब्राह्मणों और अपनी सास के लिए भोजन की थाली तैयार करने में जुट गई। अब सास फिर से आवाज़ लगाने लगी, बहू और कितनी देर लगेगी भोजन परोसने में? सास के इतने कहते ही मीरा भोजन की थाली लेकर अपनी सास के पास पहुंच गई। सास ने कहा, सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराओ, क्या तुम्हें इतनी सी भी अकल नहीं है? बहू ने सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया और जिस थाली में भगवान को भोग लगाया गया था उसी थाली को अपनी सास के लिए भोजन की थाली तैयार की, क्योंकि हिंदू संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि जिस घर में पूजा होती है उस भोग लगी थाली में घर की बहू ही भोजन करती है। सास ने जब देखा बहू ने भोग वाली थाली में उनके लिए भोजन लाया है तो बहू को टोकते हुए कहा, बहू मैं सास हूँ और तुम बहू, इस थाली को तुमने मेरे लिए क्यों लाया? क्या तुझे इतनी सी भी अकल नहीं है? बहू ने उस थाली को रसोई में ले जाकर रखा और दूसरी थाली परोस कर लाई। सास ने जैसे ही एक निवाला अपने मुंह में डाला तो कहा, कैसा खाना बनाई हो बहू? एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतर रहा। बहू ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वहाँ बैठी पास पड़ोस और रिश्ते नाते की महिलाओं में खुसुर फुसुर चालू हो गया। कैसी बहू है, जब से हम लोग आए हैं उसकी सास कितने बार हो गए अपनी बहू पर चिल्ला रही है, लेकिन इस ढीठ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जबकि वही महिलाएं जब मीरा पहली बार शादी होकर अपने ससुराल आई थी तो उसके गुणगान गाते थकती नहीं थी। मीरा ने जब उन महिलाओं की बातें सुनी तो वह रोती हुई अपने कमरे में गई और अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। जब मीरा को उसके पति ने वहाँ से जाते देखा और उन महिलाओं की बातें सुनी तो वह गुस्से से मीरा के पीछे पीछे उसके कमरे में गया और मारे क्रोध के उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और 2 थप्पड़ उसकी गाल में जड़ दिए। बेटे के पीछे पीछे रमा जी भी आई और उन्होंने देखा कि बेटे ने बहू को मारा है तो उन्होंने अपने बेटे को उसके गाल में 4 थप्पड़ मारा और कहा, नालायक, तुझे पता नहीं है, बहू एक दिन पहले से ही आज के भोज के लिए तैयारी में जुट गई थी। उसने मुझसे कितना सामान लगेगा या कौन सा काम कब करना है यह सब पूछती रही, लेकिन मैंने उसके साथ पराये की तरह व्यवहार किया और कुछ भी नहीं बताया। फिर भी वह मुझसे हर काम के बारे में पूछती रही। मेरे नहीं बताने के बावजूद उसने सारे काम सही समय में और सही जगह पर किया और आज सुबह भी सबसे पहले वही उठी, क्योंकि मैंने उसे यह जिम्मेदारी दी थी। और मैंने इतने ताने या गुस्सा इसलिए नहीं दिखाए कि बहू से मेरी कोई दुश्मनी है या मैं उससे प्यार नहीं करती। मैं तो उसे एक कुशल और परिपक्व गृहिणी बनाना चाहती थी ताकि मेरे मरने के बाद उसे किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। और तू बिना सोचे समझे उसे थप्पड़ मार दिया। क्या मैंने तुझे ऐसे ही संस्कार दिए हैं? कैसा पति है रे तू? जबकि तुझे अपनी पत्नी के दर्द का एहसास होना चाहिए, लेकिन नहीं,
तू तो दूसरों के भड़कावे में आकर अपनी हीरा जैसी पत्नी पर हाथ उठाया। बेटा अपनी माँ का यह रूप देखकर दंग रह गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी। माँ ने कहा, माफ़ी मांगना ही है तो मेरी लाडली बहू मीरा से मांग, क्योंकि तूने उसे आज के दिन चोट पहुँचाई है। अभय ने मीरा से माफ़ी मांगा। मीरा अपनी सास के गले लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सास ने मजाक में ही ताना मारते हुए कहा, बस बस बहू, बहुत हुआ तेरा रोना धोना, अब मेरे सिर पर चढ़कर नाचेगी क्या? बहू ने अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया। सास ने बहू के आंसू पोंछे और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले गई, जहाँ अभी सारी महिलाएं मीरा को भला बुरा कह रही थी। रमा जी बोली, क्या बात है ताई, आप भूल गई? आपकी बहू आपको 5 दिन तक बाहर से ताला लगाकर घूमने चली गई थी। फिर अपने रिश्ते की बुआ सास से बोली, और आप बुआ जी, आपको याद है ना, आपकी बहू ने थाने में जाकर आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और वहां उपस्थित हुई सभी महिलाओं की ओर इशारा करते हुए कहा, आप ही लोग थे ना, जब बहू पहली बार हमारे घर आई थी तब कहा था, बहू तो चांद का टुकड़ा है और किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बहू। रमा जी तो बहुत ही अच्छे किस्मत वाली है जो इतनी सुंदर और सुशील बहू मिली है। बहू ने अपने मायके से आप और हम सभी के लिए इतने अच्छे गिफ्ट लाई थी कि आप लोग उस गिफ्ट को देखकर बहू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो आप सारे लोग उस बात को भूल गए? मैं तो जानबूझकर आप लोगों के सामने अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती रही। मैं जानना चाहती थी कि वास्तव में इतनी सारी महिलाओं में से किसके पास सच में आंखें हैं, लेकिन मुझे तो सभी अंधी दिखाई देती हैं। किसी के पास वो आंखें नहीं जो बहू की अच्छाई को देख सके और कह सके कि नहीं, बहू गलत नहीं है। आप लोग कान खोलकर सुन लें कि बहू तो अपने घर की इज्जत होती है, क्योंकि बेटी को तो हम बचपन से पालते पोसते हैं और इतने अच्छे संस्कार देते हैं कि हम निश्चिंत हो जाते हैं कि कैसे भी परिवार में हमारी बेटी जाएगी तो वह उस घर को अपने संस्कार के बीज से हरा भरा कर देगी। लेकिन बहू तो अपने साथ जीवन भर रहने वाली है। यदि हम उसे अपने घर में मान सम्मान नहीं देंगे तो वह किसकी होकर रहेगी? आज हम उसे मान सम्मान देंगे तो कल वह भी हमें मान सम्मान जरूर देगी। वहाँ उपस्थित सभी महिलाओं ने रमा जी की बातें सुनी तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने संकल्प लिया कि अब से वे भी अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देंगे ताकि वह दूसरे घर जाकर उस घर को स्वर्ग बना दे, और बहू को इतना मान सम्मान देंगे कि वह अपनी सास को ही माँ का दर्जा दे। और सभी ने रमा और मीरा दोनों से ही माफ़ी मांगी। भोज के लिए आए ब्राह्मणों ने भी रमा जी की बहुत प्रशंसा की और कहा, धन्य है रमा जी आप। भगवान करे रमा जी की तरह ही सभी बहुओं को सास मिले और मीरा की तरह सभी सास को बहू मिले। वहाँ रमा जी के कुल गुरु भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, रमा बेटी, आज का भोजन सच में इतना स्वादिष्ट है कि 56 भोग का स्वाद आ रहा है, और तुमने जो बहू को समझाने की सिखाने की कोशिश की वह वास्तव में तारीफ के योग्य है। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रमा जी का अपनी बहू को समझाने का तरीका सही था या गलत कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।